मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 के विज्ञान का प्रश्न पत्र का परिरूप जो कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की बोर्ड की परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र का परिरूप भेजा है, आप लोगों को भी हर विषय के प्रश्न पत्र का परिरूप का PDF भेजा गया है। आज उसकी समीक्षा करने जा रहा हूँ, उसको हिंदी में, क्योंकि आप लोगों को जो प्रश्न पत्र का परिरूप और माहिती भेजी है वो गुजराती माध्यम में है, तो ध्यान से प्रश्न पत्र का परिरूप समझें। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा 3 घंटे के समय की होगी और वार्षिक परीक्षा कुल 80 अंक की होगी। आगे हम देखें तो प्रति प्रकरण जो गुणभार है वो कुछ इस तरह से है। आप देखेंगे कि कुल अथवा के साथ 107 अंक का प्रश्न पत्र बनेगा, जिसमें अथवा के अंक घटा दें तो कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र बनेगा, जिसके अंदर पाठ 1 अध्याय 1 रासायनिक प्रक्रिया और समीकरण जो 4 अंक का होगा, फिर अम्ल, क्षार और लवण ये प्रकरण 6 नंबर का होगा। फिर तीसरा प्रकरण धातु और अधातु 5 अंक का होगा। कार्बन और उसके यौगिक 6 अंक का होगा। 5वां अध्याय तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसके 4 अंक होंगे। और जैविक क्रिया प्रकरण 6 अंक की होगी। और प्रकरण 7 नियंत्रण और संकलन 5 अंक का होगा। और प्रकरण 8 सजीव कैसे प्रजनन करते हैं वह 6 अंक का होगा। प्रकरण 9 आनुवंशिकता और उद्विकास यानी आनुवंशिकता और जैव विकास प्रकरण 5 अंक का होगा। फिर 10वां अध्याय प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन 6 अंक का होगा। फिर 11वां प्रकरण मानव आँख और रंग बिरंगी दुनिया का प्रश्न पाठ में से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वें अध्याय विद्युत में से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 13वें प्रकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऊर्जा के स्रोत प्रकरण 14 में से 3 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। और 15वां प्रकरण हमारा पर्यावरण में से 3 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। और 16वां प्रकरण नैसर्गिक स्रोतों का टिकाऊ प्रबंधन या व्यवस्थापन, इस प्रकरण में से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह कुल आप देखेंगे तो 80 अंक के प्रश्न पत्र की ये गुणभार योजना है। प्रति प्रकरण आपको अंकों का महत्व कितना है ये पता चला। अब इसमें नीचे सूचना दी है कि प्रति यूनिट अंक का भार बदला नहीं जाएगा, परंतु प्रत्येक प्रकरण को योग्य न्याय मिले
इस तरह प्रकरण प्रति प्रकरण गुण भार बदला भी जा सकता है। इस तरह यूनिट दीठ मतलब आप देखेंगे यहाँ रसायन विज्ञान का 25 अंक है, फिर दूसरा यूनिट जैविक क्रिया से लेकर और 5-9 तक दूसरा यूनिट है, जिसमें से 22 अंक का पूछा जाएगा। और तीसरा यूनिट बनाया है प्रकरण 10 से प्रकरण 11 का, जिसमें 11 अंक हैं। फिर प्रकरण 12 और 13 का एक यूनिट बनाया है, जिसमें से 12 अंक का पूछा जाएगा। और प्रकरण 14 से 16 का एक यूनिट बनाया है, जिसमें से 10 अंक का पूछा जाएगा। तो इस तरह यूनिट दीठ अंक नहीं बदलेंगे, परंतु प्रति प्रकरण के भार में, यानी कि ये जो अंक बताए हैं, इसमें एक आध नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये प्रति प्रकरण गुणभार योजना हमने देखी। अब प्रश्न पत्र का परिरूप देखें हम लोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे प्रश्न पत्र को 4 विभाग में, यानी कि 4 सेक्शन में बांटा गया है। आप देखेंगे विभाग ए हेतुलक्षी प्रश्न है, विभाग बी संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, विभाग सी संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, विभाग डी इसमें निबंध लक्षी प्रश्न यानी कि बड़े प्रश्न हैं। अब हम देखें कि विभाग ए कुल 24 प्रश्न होंगे और वे हेतुलक्षी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इस तरह कुल 24 अंक का ये विभाग होगा, यानी 24 नंबर का सेक्शन ए होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, इसमें कोई प्रश्न अथवा का नहीं होगा। अब इस विभाग में हेतुलक्षी प्रश्न कैसे होंगे, तो कि एमसीक्यू यानी आप जानते हैं प्रश्न दिया गया होता है, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी डी। चारों विकल्प में से सत्य विकल्प चुनकर हमें लिखना होता है उत्तर के साथ। और दूसरा एमआरक्यू, जिसमें 1 से अधिक उत्तर वाले एमसीक्यू होते हैं। फिर सही गलत के विधान होते हैं, फिर रिक्त स्थान है, परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, मात्रक हैं, अति संक्षिप्त प्रश्न है कि जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे सकें। पूर्ण नाम देने का प्रश्न हो सकता है। दिए गए शब्द में से असंगत शब्द को पहचानना है। क्रम में समायोजित करने का प्रश्न पूछ सकते हैं। सही जोड़े का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि सेक्शन ए के अंदर 24 नंबर के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, इस तरह हेतुलक्षी प्रश्न 24 नंबर के होंगे और 24 प्रश्न होंगे। अब आगे देखें तो विभाग बी के अंदर संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें 25 से लेकर 36 नंबर के प्रश्न होंगे। इस तरह कुल 12 प्रश्न होंगे और 12 में से आपको कोई 9 प्रश्न हल करने होंगे और संक्षिप्त में उत्तर देने होंगे। यानी कि कुल 9 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक, इस तरह आप देखेंगे तो कुल 18 अंक होंगे।
और इस तरह प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। ऐसे 12 प्रश्नों में से कोई भी 9 प्रश्न आपको हल करने होंगे। 3 प्रश्न जो आपको अच्छी तरह ना आते हों उन्हें छोड़ सकते हैं, और यदि सभी आते हैं तो पहले तो नहीं कहूँगा, पर उनके लिए स्थान छोड़कर आप समय सारा पेपर पूर्ण हो जाने के बाद बाकी के 3 प्रश्न भी उसमें हल कर सकते हैं जगह छोड़कर, और उसमें जो भी प्रश्न ज़्यादा अंक जिसमें आपको मिलेंगे वे अंक जोड़े जाएंगे। परंतु मेरी सलाह है कि पहले जो 9 प्रश्न अच्छे आते हैं उन्हीं को करना चाहिए, और वही क्रम नंबर डालना चाहिए। जैसे कि हम 36वां प्रश्न छोड़ देते हैं और 35वां करते हैं तो 35 नंबर का प्रश्न नंबर डालना चाहिए। यानी जो प्रश्न नंबर हल कर रहे हैं वही नंबर हमें लिखना होगा और फिर उसका उत्तर लिखना चाहिए। और बाकी के 3 प्रश्न यदि आपको बाद में हल करने हैं तो विभाग भी पूरा होने के बाद उसके लिए नंबर डालकर आप अंदाजन जगह छोड़ सकते हैं। और जब प्रश्न पत्र पूरा हल हो जाए तब यदि समय बचता है और आपको अच्छी तरह वे भी प्रश्न आते हैं तो आप अथवा वाले प्रश्न भी कर सकते हैं। आगे देखें तो विभाग सी में संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न होंगे। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न में हम देखें तो 36 अंक तक के प्रश्न, 36 नंबर तक के प्रश्न विभाग बी में पूछ चुके हैं, तो 37वें नंबर के प्रश्न से विभाग सी शुरू होगा और 45 नंबर तक के प्रश्न पत्र में विभाग सी होगा। और इस तरह कुल 9 प्रश्न होंगे और हमें 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्न हल करने होंगे जिनके संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और इस तरह कुल 18 अंक इस विभाग के होंगे। और जैसे कि मैंने विभाग बी में बताया, यदि आपको शेष प्रश्न भी लिखने हैं तो प्रश्न पत्र पूर्ण होने के बाद इस विभाग के अंत में आप जगह छोड़ेंगे तो उसमें वे प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे देखें तो विभाग डी, जिसे सेक्शन डी कहेंगे, और ये सेक्शन डी कुल मिलाकर 20 नंबर का होगा और इसमें प्रश्न नंबर 46 से लेकर 53 तक कुल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई 5 प्रश्न हल करने होंगे और उनके सविस्तार उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस तरह कुल 5 प्रश्न 4 पंजे 20 यानी 20 अंक का ये प्रश्न होंगे जिसमें विभाग डी पूर्ण होगा। तो इस तरह आप समझ गए कि ये प्रश्न पत्र विज्ञान का हमारा कुल 53 प्रश्नों का बना होगा, जिसमें से हमको अलग अलग विभाग में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार उनके उत्तर लिखने होंगे। अब ये जो भी प्रश्न पत्र हम हल करें उसमें जहाँ भी आवश्यकता हो नामांकित चित्र अवश्य बनाना चाहिए और प्रमाणसर बनाना चाहिए और अच्छे मुद्दे वाइज प्रश्न लिखकर उसके उत्तर हमें लिखने चाहिए। तो इस तरह हमने ये बोर्ड के प्रश्न पत्र का परिरूप समझा। और आगे आपको मालूम है कि एक नमूने का प्रश्न पत्र दिया गया है जिसको आप घर पर प्रतिदिन एक सेक्शन तैयार करें और उसे कॉपी में अलग कॉपी बनाकर उसमें लिखने का प्रयत्न करें। तो
ये नमूने का प्रश्न पत्र है। वो अब आशा करता हूँ अधिकांश अभ्यासक्रम पूर्ण हो चुका है। आज अंतिम पाठ जो बचा है, पाठ नंबर 9, उसे भी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इस प्रश्न पत्र को समझकर तैयार करके अपनी कॉपी में हिंदी में लिखने का प्रयत्न करें। जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र का परिरूप समझने के बाद अब हम पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 9 हमारा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिकता के बारे में हम समझेंगे और देखें पहले तो आनुवंशिकता यानी क्या। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें मालूम है कि जब भी कोई हमारे परिवार में कोई संतान पैदा होती है, नवजात शिशु पैदा होता है, तो अक्सर हम कहते हैं कि ये तो अपने दादा जैसा है, ये तो अपने नाना जैसा है, मामा जैसा है। तो इस तरह कहने का मतलब हमारे बुजुर्गों के जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर उतरते हैं और हमारे लक्षण जो है हमारे आने वाली संतानों में उतरते हैं। बस ठीक इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो जीवों में, किसी भी सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के वहन की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि जीवों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के वहन की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। अब पितृ पीढ़ी के लक्षण उनकी अनुगामी संतति में वहन करते हैं। पितृ पीढ़ी के लक्षण उनकी आने वाली संतति में, संतान में वहन करते हैं। अब ये हम देखें तो ये लक्षण, जैसे कि उदाहरण इसमें दिए हैं, व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशिष्टता को लक्षण कहते हैं। व्यक्ति सभी समान होते हैं, परंतु आप देखेंगे कि कोई भी दो व्यक्ति, यहीं तक नहीं परंतु एक ही माता पिता की दो संतान हो तो भी वे कुछ विशिष्टता के कारण अलग पड़ते हैं। और ऐसे लक्षण में जैसे देखें तो आँखों का रंग, किसी की आँखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली आँखें होती है। इसी तरह किसी के बाल रफ होते हैं, किसी के मुलायम होते हैं, किसी के लंबे बाल होते हैं तो किसी के घुंघराले बाल होते हैं। इसी तरह ऊंचाई का लक्षण भी देखें तो कोई ऊंचा होता है, कोई बौना होता है, कोई मध्यम कद का होता है। तो ये सभी व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशिष्टता है जिन्हें हम लक्षण के नाम से जानते हैं। आगे देखें तो आनुवंशिकता का नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिनके द्वारा, यानी कि आनुवंशिकता के द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत यानी कि उनकी संतानों में उतरते हैं। अब आगे देखें तो आनुवंशिकता के अध्ययन में मेंडल नामक वैज्ञानिक था जिसने योगदान दिया। उस योगदान के, उसके परिणाम के, उसके प्रयोगों की हम चर्चा करेंगे और यहाँ समझेंगे। तो देखें, मटर के पौधे में ऊंचाई के लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन। मटर के पौधे में ऊंचाई के लक्षण का प्रयोग
मेंडल ने किया और हमें समझाया आनुवंशिकता के बारे में। मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया और मटर के पौधे में ऊंचाई के लक्षण की दो विपरीत अभिव्यक्ति ली। दो विपरीत यानी एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। अब लक्षण के लिए जो जीन होते हैं वो लंबे पौधे के लिए युग्मक जीन कैपिटल टी और बौने पौधे के जीन छोटे टी के रूप में लिए। और विद्यार्थी मित्रों, लंबे पौधे के मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे दोनों के बीच संकरण करवाया यानी प्रजनन करवाया। इससे पौधों की प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त हुई तो उसके सभी पौधे लंबे थे। फिर से एक बार, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया और उनकी जो संततियां प्राप्त हुई, प्रथम पीढ़ी जिसको हमने F1 कहा, वे सभी लंबे पौधे थे। यानी कि लंबाई का अधिक होना वो लक्षण ही मात्र प्रकट हो पाया, बौनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो पाया। फिर आगे देखें क्या हुआ। तो संतति में मात्र एक ही पितृ का लक्षण प्राप्त हुआ। जैसे कि आपने देखा कि मात्र F1 पीढ़ी में लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, बौने पौधे का लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाया। इसके बाद F1 पीढ़ी के जो लंबे पौधे मिले मटर के, उनके अंदर स्वपरागण यानी स्वनिषेचन कराने पर से जो संतति पौधे प्राप्त हुए, यानी कि दूसरी पीढ़ी में F1 पीढ़ी के जो मटर के लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, उनमें से 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे थे। तो देखिए, जो लक्षण पहली पीढ़ी में छिप गया था बौनेपन का, वो दूसरी पीढ़ी में 25% बौने पौधे के साथ प्रकट हुआ। तो इस तरह लंबे और छोटे पौधे दोनों विशेषकों यानी लक्षणों की वंशानुगति हुई। यानी जो दोनों लक्षण थे वो वंशानुगत हुए, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। क्योंकि शुरुआत में आपने देखा कि लंबाई वाला पौधा ही क्या हुआ, वह व्यक्त हो पाया, जबकि पहली पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण लुप्त हो था, पर दूसरी पीढ़ी में वह आंशिक रूप से पाया गया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, उसमें किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां की स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों स्वरूप समान भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। इस व्याख्या में हमने देखा कैपिटल टी जो लंबे पौधे के जीन थे और कैपिटल टी स्मॉल टी दो ही लंबे हैं पौधों के हैं। कहने का मतलब, यदि दोनों कैपिटल टी के होंगे तो भी पौधा लंबा होगा, और एक कैपिटल टी लंबे पौधे का जीन और दूसरा बौने पौधे का जीन होगा तो भी उसमें लंबा पौधा प्राप्त होगा। जबकि बौने पौधे के लिए टी स्मॉल टी यानी कि दोनों जीन यदि बौने पौधे के होंगे तो ही बौना पौधा मिलेगा। तो दूसरे शब्दों में टी की एक ही प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां टी होनी चाहिए। दोनों प्रतिकृतियां टी होनी चाहिए। और टी जैसे, इसलिए टी को प्रभावी तथा स्मॉल टी को अप्रभावी कहा जाता है, क्योंकि टी यदि एक भी हाजिर हो कैपिटल टी
तो वह पौधा लंबा बनता है, जबकि बौना पौधा चाहिए तो दोनों जीन छोटे टी के होने चाहिए। तो अब आप समझ गए कि लक्षण वंशानुगत कैसे होते हैं। इसका चित्र 9.23 पेज, चित्र नंबर 9.3 पेज नंबर 158 पर किताब में दिया है। आइए हम देखें और थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। 158 पेज खोलिए। ये आप देख रहे हैं कि ये चित्र नंबर 9.3 है। इसमें ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा, दोनों के बीच संकरण कराया तो ये 4 पौधे जो प्राप्त हुए सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, बौना पौधा एक भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो दोनों लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें कि ये दोनों के बीच स्वपरागण कराने से लंबे पौधे, इसके दोनों पौधों के बीच स्वपरागण कराने से जो 4 पौधे मिले उसमें 3 पौधे लंबे मिले, जबकि एक पौधा हमें बौना प्राप्त हुआ। तो इस तरह 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति कैसे होती है, यह हम इस चित्र के द्वारा और जो हमने प्रयोग समझा उसके द्वारा समझ सकते हैं। अब आगे देखें। अब मेंडल का एक दूसरा प्रयोग और है आनुवंशिकता के लिए, जिसे हम समझने का प्रयत्न करें। मेंडल के प्रयोग के आधार पर मटर में 2 भिन्न भिन्न लक्षणों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कहने का मतलब, अभी ऊपर के प्रयोग में जैसे कि हमने ऊंचाई का लक्षण कैसे वंशानुगत होता है वो देखें, अब यहाँ पर हम मटर में 2 भिन्न लक्षण कैसे वंशानुगत होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो मेंडल ने मटर में आनुवंशिकता के अभ्यास के लिए 2 लक्षण, एक बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार पसंद किया। यानी मटर के पौधे में मटर के बीज का रंग और उसके बीज का आकार पसंद किया। बीज के 2 रंग लिए, एक पीले रंग का बीज और एक हरे रंग का बीज। दूसरा, बीज के आकार 2 तरह के लिए, एक बीज गोल लिया और दूसरा झुर्रीदार यानी कि खरबचड़ा, थोड़ा खुरदरा ऐसा बीज लिया। अब मेंडल ने पितृपीढ़ी पी के रूप में पीले और गोल आकार के बीज वाले पौधे का संकरण हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ किया। कहने का मतलब, एक बीज ऐसा लिया जो पीला भी था और गोल भी था, और दूसरा बीज ऐसा लिया जो हरा था परंतु उसका बीज झुर्रीदार था। अब इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराने से F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे मिले वो सभी पौधे पीले और गोल आकार के बीज वाले मिले। अर्थात पीला रंग और गोल आकार का बीज वो प्रभावी लक्षण हुआ। कहने का मतलब, जो पीला रंग का लक्षण था और जो गोल आकार का लक्षण था वह प्रभावी था, जबकि हरा रंग और झुर्रीदार बीज का लक्षण था वो अप्रभावी रहा। अब F1 पीढ़ी के पौधे में
स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की संतति पौधे मिले। जो F1 पीढ़ी में यहाँ पीले रंग का और गोल रंग के जो पौधे मिले, उनके बीच स्वपरागण कराया तो दूसरी पीढ़ी में 4 तरह के पौधे मिले। पहला पीला और गोल बीज वाला, दूसरा हरा और झुर्रीदार बीज वाला, तीसरा पीला और झुर्रीदार बीज वाला, और चौथे प्रकार का पौधा था हरा और गोल बीज वाला पौधा। तो बीज का रंग पीला या हरा का लक्षण और बीज के आकार गोल या झुर्रीदार के बीज के लक्षण मुक्त रूप से इस तरह वंशानुगत होते हैं। अब हम चार्ट समझें तो बीज के पीले रंग के लिए प्रभावी जीन को Y कहा, हरे रंग के प्रच्छन्न जीन को छोटा y कहा तथा गोल आकार के लिए प्रभावी जीन को कैपिटल R कहा और झुर्रीदार आकार के प्रच्छन्न जीन को हमने छोटा r कहा। तो इस तरह पितृ पीढ़ी में पीले और गोल रंग का यानी YY कैपिटल YY और कैपिटल RR और हरे और झुर्रीदार के दूसरे पौधे जिसमें हरे रंग के लिए आप जानते हैं छोटे 2y और झुर्रीदार बीज के लिए छोटे 2r। इस तरह इसमें से जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वो पीले और गोल आकार के बीज वाले प्राप्त हुए, यानी उनका जो जीन थे वो कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r थे। और फिर जब इनके बीच स्वपरागण हुआ तो आप देखेंगे कि परिणाम कुछ इस तरह प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार, इस तरह कुल 356 पौधों में ये संख्या पाई गई और अनुपात निकालने पर 9:3:3:1 इस तरह कुल 16 पौधों का वर्गीकरण करके उन्होंने आनुवंशिकता का अध्ययन किया। तो ये हमने मेंडल का दूसरे 2 लक्षणों का आनुवंशिकता कैसे वंशानुगत होती है उसके बारे में हमने समझा। अब अगला मुद्दा देखें कि जीन लक्षणों को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम 9वीं में और पढ़ चुके हैं कि जीन जो है डीएनए का ही एक भाग है। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत है, यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत डीएनए से प्राप्त होता है। डीएनए का आप पूरा नाम जानते हैं, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये प्रोटीन एंजाइम यानी कि उत्सेचक यानी कि प्रकीर्ण के रूप में वर्तन करते हैं। प्रोटीन जो है उत्सेचक का काम करते हैं और सजीव में ये जो एंजाइम है, ये जो उत्सेचक है, कहने का मतलब जो प्रोटीन है वो निश्चित प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं और उत्तेजित होने से इस प्रक्रिया में उत्पाद जो बनता है वो निश्चित लक्षण को व्यक्त करते हैं। जैसे कि पौधों की लंबाई का लक्षण व्यक्त होता है तो पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित दक्षता पर निर्भर करेगी, जिससे यह उत्पादित होता है। एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा। कहने का मतलब जो एंजाइम यानी कि प्रोटीन रूप एंजाइम जो हैं
वो दक्षता से यानी पूर्ण शक्ति से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा, और हार्मोन जब पर्याप्त मात्रा में बनेगा तो पौधा लंबा होगा। और यदि ये प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और यह दक्षता कम होगी और इससे बनने वाले हार्मोन की मात्रा कम होगी, और हार्मोन की मात्रा कम होगी तो पौधा बौना बनेगा। अतः जीन जो है वो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। हम ये ऊंचाई का उदाहरण लेकर समझे तो इस तरह ये मुद्दा यहाँ पर हम समझे। अब आगे देखें तो आनुवांशिकता की कार्यविधि। लैंगिक प्रजनन में एक पितृपक्ष के पास से और एक मातृपक्ष से जीन के 2 युग्म प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में माता और पिता यानी कि नर और मादा दोनों पक्ष से जीन के 2 युग्म प्राप्त होते हैं। जिन पितरों के गुणसूत्रों का वंशानुगत होता है, जिन पितरों के गुणसूत्रों द्वारा, आप जानते हैं गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में होते हैं और उनके द्वारा ये वंशानुगत होते हैं। जनन कोशिका के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री भाजन द्वारा द्विकीय गुणसूत्र की संख्या 1 की हो जाती है। जब जनन कोश निर्माण होते हैं, उनका उत्पत्ति होती है, तब अर्धसूत्री भाजन या अर्धीकरण होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या जो द्विकीय होती है 2n होती है, उसमें से एककीय यानी n हो जाती है और गुणसूत्र की संख्या डबल से सिंगल हो जाती है। और प्रत्येक पितृकोश में से जनन कोश में प्रत्येक युग्म में मात्र 1 गुणसूत्र आता है। इस तरह आगे देखें तो मातृ तथा पितृ के 2 युग्मकों का संलयन होता है। आपने देखा मातृ जनन कोश बन गया, पितृ जनन कोश बन गया, दोनों के अंदर गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो गई और अब ये दोनों जो युग्मक हैं वो आपस में संलयन होते हैं, यानी मातृ का जनन कोश और पितृ का जनन कोश दोनों सम्मिश्रित हो जाते हैं तो युग्मनज बनता है। और अब जो ये युग्मनज बना मातृ और पितृ के दोनों जनन कोश के द्वारा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः 2n हो जाती है, यानी सामान्य हो जाती है, यानी द्विकीय हो जाती है, क्योंकि एक गुणसूत्र माता से प्राप्त हुआ, दूसरा पिता से प्राप्त हुआ, तो जोड़ी फिर से यानी गुणसूत्र की संख्या द्विकीय हो गई। अब संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, इसलिए जब मनुष्य से मनुष्य की संतान पैदा होती है तो गुणसूत्र की संख्या नवजात शिशु में भी उतनी ही रहती है, जो स्पीसीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। अब आगे देखें तो आनुवंशिकता की है जो क्रियाविधि का उपयोग लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव करते हैं। तो आपने देखा कि लैंगिक जनन करने वाले जीव किस तरह से आनुवंशिकता की क्रियाविधि संपन्न करते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो का अंतिम हम मुद्दा लेते हैं, जिसके अंदर लिंग निर्धारण यानी क्या, तो निषेचन द्वारा निर्मित युग्मनज में से विकसित सजीव नर होगा या मादा के रूप में विकसित होगा, ये बात लिंग निश्चयन होता है। कहने का मतलब, जब
युग्मक बन जाता है, नर और मादा के जनन कोष का संलयन हो जाता है और युग्मक जब बनता है तो उसके अंदर विकसित होने वाला सजीव नर होगा या मादा, इस रूप का जो निर्धारण करे वह लिंग निर्धारण कहलाता है, लिंग निश्चयन कहलाता है। जैसे हम देखें तो कुछ सरीसृप प्राणियों में लिंग निश्चयन पर्यावरण के कारक तापमान पर निर्भर है। निषेचित अंडा किस तापमान को ग्रहण कर रहा है उसके आधार पर प्राणी की नर या मादा जाति के निर्धारण के लिए निर्णायक बनता है। जैसे यदि कछुए का अंडा 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान प्राप्त करे तो उस अंडे से मादा उत्पन्न होगी, ऐसा निर्धारण हो जाता है। और मगरमच्छ का अंडा उच्च तापमान पर नर विकास को प्रेरित करता है। मगरमच्छ में उच्च तापमान हो तो नर विकसित होता है और मगरमच्छ के अंडे का तापमान कम हो तो मादा विकसित होती है। यह वातावरण के इस तरह तापमान के आधार पर कछुए और मगरमच्छ के अंदर किस तरह लिंग निर्धारण होता है ये हमने समझा। मानव के अंदर लिंग निश्चयन लैंगिक गुणसूत्रों और उस पर रहे जीन के द्वारा होता है। स्नेल में लिंग निर्धारण जनिनिक नहीं होता है, यानी जीन के आधार पर उसमें लिंग निर्धारण नहीं होता। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसे हम समझने का प्रयत्न करें तो मानव में लिंग निर्धारण जीन द्वारा होता है। आप जानते हैं मानव में कुल 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। हमने कोशिका की रचना पढ़ी है जिसमें मानव की कोशिका में केंद्रक के अंदर 23 जोड़ी यानी कि युग्म गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से नर हो या मादा दोनों में 22 युग्मक गुणसूत्र के समान होते हैं। 22 जोड़ियां एक समान होती है जो दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्र देह के विविध लक्षणों का निर्धारण करते हैं, अतः उन्हें दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। यानी अब आप समझ गए कि 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो देह के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, तो मात्र एक जोड़ी जो गुणसूत्र की बची वह लिंग निर्धारण में उपयोगी है। तो आए आगे देखिए। 23वां युग्म गुणसूत्र का लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है। मादा में ये 23वीं जोड़ी XX गुणसूत्र वाली होती है और नर के अंदर ये लैंगिक गुणसूत्र की XY जोड़ी होती है। तो अब किताब के पेज नंबर 160 पर हम चित्र नंबर 9.6 समझेंगे। उसके पहले ये समझ लें कि बालक नर या मादा जन्मेगा उसकी संभावना 50-50 है, यानी 50% है। नर या मादा माता के पास से X गुणसूत्र प्राप्त करता है, उसे माता से तो X गुणसूत्र ही मिलेगा क्योंकि उसके पास तो दोनों गुणसूत्र X है, जबकि पिता की तरफ से उसे लैंगिक गुणसूत्र जो मिले उस पर लिंग निर्धारण होता है। कहने का मतलब यहाँ माता से X मिला और पिता से भी X मिला तो XX हुआ, यानी मादा निश्चित हुई। परंतु यदि माता से X मिला और पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा तभी नर यानी लड़का पैदा होगा। यानी विद्यार्थी मित्रों, मन से ये भ्रमणा निकाल दें कि लड़का होने के लिए हमारे समाज में जो सामान्य मान्यता है कि पत्नी ही जवाबदार होती है, लड़की ही जवाबदार होती है,
ऐसा कदापि नहीं है। संतान यानी कि नर संतान लड़का पैदा करने के लिए तो मात्र पिता जवाबदार है, क्योंकि जब तक पिता के पास से वाय गुणसूत्र नहीं मिलेगा तब तक संतान लड़का नहीं होगा। इसलिए अब हम पढ़ चुके, इसलिए ये गलत धारणा जो हमारे समाज में है कि ये निगोड़ी तो लड़कियां ही पैदा करती है, तो उसमें लड़की का जरा भी दोष नहीं है, मात्र और मात्र दोष पिता का होता है, क्योंकि पिता जब तक वाय गुणसूत्र नहीं देगा तब तक लड़का पैदा नहीं होगा। तो आइए अब हम देखें पेज नंबर 160 पर चित्र नंबर 9.6। आप देख रहे हैं ये चित्र 9.6 है, जिसके अंतर्गत युग्मक, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। मादा के अंदर दोनों XX है और पुरुष के अंदर X और Y है। अब यहाँ से X दोनों में मिलेगा, 2X होंगे, और यहाँ से यदि X मिलता है तो मादा पैदा होगी, और यहाँ से नर से यदि Y गुणसूत्र इस X के साथ मिलता है तो नर पैदा होगा, यानी लड़का पैदा होगा। तो इस तरह इस चित्र से आप मानव में लिंग निर्धारण समझ गए। इस तरह ये इस पाठ का हमने आनुवंशिकता का पॉइंट पूरा किया। आप अच्छी तरह से इसको समझकर तैयार करके और कॉपी में उतारें। जय हिंद, जय भारत।